नमस्कार, सुप्रभात। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने बैक्टीरिया चैप्टर को पढ़ रहे थे, अर्थात जो अपने 5 प्रकार के जीवों को वर्गीकृत किया था। उन 5 प्रकार के जीवों में से पहला जगत मोनेरा जगत का सबसे अच्छा उदाहरण अपने पढ़ा था बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु। विद्यार्थियों, जीवाणु के बारे में अपने डिटेल में विस्तार से चर्चा कर रहे थे कि जीवाणु जो है वो किस प्रकार की जगह पर रह सकता है, जीवाणु की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक है। और अपने ये सारी की सारी बातें कर ली थी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर लास्ट अपने यहाँ तक टॉपिक को पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो रह पाता है, क्योंकि जितने भी जीव हैं, जितने भी लिविंग्स हैं, जितने भी सजीव हैं, वो सारे के सारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपनी जीवन को, अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। किंतु कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर भी रह पाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिसको कहा गया अपने अनएरोबिक और एरोबिक। 2 प्रकार के अंदर बैक्टीरिया को अपने पढ़ रहे थे, ठीक है, लाइफ के आधार पर या जीवन जीने के आधार पर 2 प्रकार से पढ़ा। एक तो क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर, या आप कह सकते हो एरोबिक, जो आप कह सकते हो एरोबिक जो बैक्टीरिया है। और दूसरा आपने पढ़ा था एनएरोबिक बैक्टीरिया, अर्थात जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर अपने जीवन को सर्वाइव करते हैं। एरोबिक का मतलब क्या था, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर है, और ये क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर है। यहां तक मेरी बात समझ में आई क्या? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर जो बैक्टीरिया है रह पाते हैं, उनका नाम भी अपने पढ़ा था। मिथेनोजेंस जैसे बैक्टीरिया हैं, हेलोफिल्स हैं, थर्मोडाइकोफिल्स हैं। इस टाइप के जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर भी रह सकते हैं, अर्थात यदि उनको ऑक्सीजन न दी जाए तो भी वो अपनी संरचना को या अपने के अंदर वृद्धि कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सारी की सारी प्रोसेस हैं वो कंप्लीटली पूरा कर सकते हैं। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई है क्या? चलो अब आगे अपन पढ़ते हैं कि भोजन करने की प्रकृति कैसे है, बैक्टीरिया जो है वो फूड कैसे करता है, अर्थात नेचर ऑफ फूड, यानी कि इसकी भोजन की प्रकृति कैसी है। अगर अपने इसका नेचर ऑफ फूड देखा जाए, नेचर ऑफ फूड अर्थात भोजन की जो प्रकृति है वो किस प्रकार से है, किस प्रकार से बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु जो है वो अपना भोजन करता है। ध्यान दीजिए, भोजन के अंदर अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम बात आती है कि बैक्टीरिया जो है वो क्या है, स्वयंपोषी टाइप का जीव भी है। बैक्टीरिया जो है वो क्या है, वो विषमपोषी भी है, अर्थात परापोषी भी जिसको कहते हैं। स्वयंपोषी का मतलब क्या हो गया, ऑटोट्रॉफ्स, अर्थात जो बैक्टीरिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो ऑटोट्रॉफ भी है। ऑटोट्रॉफ का मतलब समझ में आया क्या? ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या हो गया, जो क्या करता है, स्वयं भोजन प्राप्त करता है, अर्थात स्वयंपोषी है। आप लिख सकते हैं बैक्टीरिया जो है वो स्वयंपोषी भी है, स्वयंपोषी टाइप का भी है, अर्थात ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ है यानी कि स्वयं अपना भोजन प्राप्त करता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, किसी भी केमिकल या किसी भी रसायन खाद के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैंने क्या बताया कि ये परापोषी भी है। परापोषी का मतलब समझ में आ गई क्या बात? परापोषी जिसको विषमपोषी भी कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स का मतलब क्या हो गया, ये क्या है, परापोषी है, अर्थात दूसरों पर निर्भर रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो क्या करते हैं, दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरों से अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। यहां तक मेरी बात समझ में आई? तो आप इसके अंदर एक लाइन और इंक्लूड कर सकते हैं, ये विषमपोषी हैं, विषमपोषी या इसको कहते हैं परापोषी। ये परापोषी प्रकार के जीव भी हैं, यानी कि हेट्रोट्रॉप्स। यहां तक मेरी बात समझ में आई क्या? अब बात करते हैं, 2 यहां पर तथ्य और पढ़ने को मिलते हैं, ये पैरासाइट भी हैं। पैरासाइट का मतलब परजीवी, पैरासाइट हैं, अर्थात क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो दूसरों के शरीर के अंदर प्रवेश करके नुकसान पहुंचाते हैं, डिजीज उत्पन्न करते हैं और फिर अपनी जीवन को सर्वाइव करते हैं।
यहाँ तक मेरी बात समझ में आई है क्या? पैरासाइट है, ये परजीवी भी हैं, ये परजीवी पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब क्या हो गया? जो क्या करते हैं, नुकसानदायक है, नुकसानदायक है। नुकसानदायक का मतलब क्या है? जो रोग उत्पन्न करते हैं, जो डिजीज पैदा करते हैं, कि किसी भी सजीव अर्थात लिविंग की बॉडी के अंदर प्रवेश करके, ठीक है, अपने आप को क्या करते हैं, किसी भी शरीर के अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, और शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद में तरह तरह के रोग उत्पन्न कर देते हैं, डिजीज पैदा कर देते हैं, अर्थात ये क्या करते हैं, ये एक पैरासाइट हैं, ये एक परजीवी भी हैं। अब पर बात करते हैं नेक्स्ट, एक शब्द आता है यहां पर मर्तोपरजीवी। मर्तोपरजीवी का मतलब होता है स्पैरोफिटिक है, स्पैरोफिटिक है। स्पैरोफिटिक का मतलब क्या होता है? स्पैरोफिटिक है, स्पैरोफिटिक का मतलब है मर्तोपरजीवी, मर्तोपरजीवी, ठीक है, ये मर्तोपरजीवी भी हैं। इसका मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मर्तोपरजीवी का मतलब क्या है कि मृत पादप, मृत जंतु, मृत सड़े गले जो जंतु हैं, जिनकी डेड बॉडी क्या है, सड़ जाती है, तो सड़ाने का क्या काम कौन करता है? बैक्टीरिया। कोई भी जीव जंतु है वो मर गया है, उसकी डेथ हो गई है, तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, उसकी बॉडी को क्या करने लग जाएगा, डिस्ट्रॉय करेगा, उसके ऑर्गन्स को क्या करने लग जाएगा, डिस्ट्रॉय करेगा, और अपनी एक संरचना से दूसरी संरचना को क्या करता चला जाएगा, डेवलपमेंट करता चला जाएगा, है ना। कि एक बैक्टीरिया जैसे किसी बॉडी, किसी मृत बॉडी के अंदर प्रवेश कर गया, इसके बाद में धीरे धीरे इसने क्या किया, रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट की, और रिप्रोडक्शन करते करते इसने और भी बहुत सारे बैक्टीरिया क्या कर दिए, उसके अंदर फैला दिए, तो वो उस बॉडी को क्या करने लग जाएंगे, धीरे धीरे नष्ट करने लग जाएंगे। अर्थात ये क्या कर रहा है, मर्तोपरजीवी भी हैं, अर्थात स्पैरोफिटिक भी हैं, अर्थात ये क्या कर रहा है, मृत शरीर से, मृत पादप से, मृत पेड़ से, मृत किसी भी जीव के अर्थात प्राणी के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करने लग रहा है। तो आप कह सकते हो ये एक मर्तोपरजीवी टाइप का प्राणी भी है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बार बार आपके परीक्षा के अंदर पूछे जाते रहे हैं। तो फूड के आधार पर आपने देखा बैक्टीरिया को कि इसकी जो प्रकृति है, अर्थात जो भोजन करने की इसकी प्रकृति या नेचर ऑफ इसका फूड है, वो किस किस टाइप का है, वो स्वयंपोषी टाइप का भी है, ऑटोट्रोफिक भी है, वो परापोषी हेटेरोट्रोफिक भी है, ये पैरासाइट्स भी हैं, और ये क्या है, मर्तोपरजीवी भी हैं, अर्थात किसी भी मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। चलो इसके बारे में नेक्स्ट अपने कुछ फैक्ट और जान लेते हैं इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बताया, ये तो हो गया बैक्टीरिया का भोजन, कि ये अपना भोजन अपने जीने के लिए, अपने शरीर को भोजन प्राप्त करवाने के लिए किस किस प्रकार से ये क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई। अब बात करते हैं आकार के आधार पर। विद्यार्थियों आकार के आधार पर नोट करते चले जाइए साथ साथ में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने लग रहा हूँ, ठीक है, बड़ी ही सरल भाषा के अंदर और बड़ा ही महत्वपूर्ण जो पार्ट है आपके सामने। मैंने बताया आकार के आधार पर, शेप। तो बैक्टीरिया की शेप अगर देखी जाए, शेप की बात करें, अर्थात आकार के आधार पर बैक्टीरिया की बात करें, आकार के आधार पर कि बैक्टीरिया के कौन कौन से आकार हैं, किस किस आकार के आधार पर बैक्टीरिया को अपने पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोलाकार। गोलाकार जो बैक्टीरिया है, क्योंकि आकार के आधार पर भी अपने इनको बांट रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं। गोलाकार, गोलाकार का मतलब कुछ संरचना में इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से जो आपके बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं कोकस। कोकस बायोलॉजी की लैंग्वेज के अंदर इनको क्या बोला जाता है, कोकस, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या करते हैं, इस प्रकार के बैक्टीरिया और भी जुड़ते चले जाते हैं ना, तो और भी जुड़ते चले जाएंगे तो ये डाइकोकस बना लेंगे, यानी कि और भी धीरे धीरे मल्टीपल होते चले जाएंगे, है ना। तो ये गोलाकार जो टाइप के जो बैक्टीरिया आपके पाए जाते हैं, इनको कोकस के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 बात, कुछ बैक्टीरिया छड़ा प्रकार की आकृति में भी होते हैं, छड़ाकार की आकृति में, छड़ के समान, स्टिक के अनुसार, स्टिक होती है ना जैसे छड़ी, है ना, उस प्रकार से बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बैक्टीरिया हैं वो पाए जाते हैं, छड़ाकार प्रकार के बैक्टीरिया जो हैं, ठीक है। एक होलो सिलेंडर होता है, जैसे एक बेलन होता है, खोखला बेलन, इस प्रकार से जो छड़ के समान भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इनको क्या बोलते हैं, छड़ाकार जो बैक्टीरिया है इनको बोलते हैं बेसिलस बैक्टीरिया। जैसे आपको पता होगा कि आपकी जो दही है,
जो आप दही खाते हो उस दही के अंदर भी जीवाणु मौजूद होते हैं लेकिन वो नुकसानदायक नहीं है, वो लाभदायक जीवाणु है। अपने पढ़ेंगे जीवाणुओं को दो भागों के अंदर और बांट कर पढ़ेंगे कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो क्या है नुकसानदायक है अर्थात हानिकारक है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से भी क्या है लाभदायक है। इनके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो लाभदायक के अंदर अगर अपन बात करें तो बेसिलस, तो आपने दही के अंदर जो आपका बैक्टीरिया पाया जाता है लैक्टोबैसिलस के बारे में सुना होगा। तो लैक्टोबैसिलस बेसिलस बेसिलस उसके नाम के पीछे लग रहा है, तो सिंपल सी बात है उस बैक्टीरिया का आकार कैसा रहा होगा, उसका आकार छड़ाकार आकृति का होगा, एक होलो सिलेंडर की तरह उसका आकार रहा होगा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई है क्या, कंप्लीट है क्या। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर होता है जी एक इस प्रकार से, जैसे कॉइल होती है आपकी, है ना, आप जब किसी भी मोटर के अंदर वायर लगाते हो, तार लगाते हो, तो तार एक कॉइल के अकॉर्डिंग इस प्रकार से लपेटी रहती है ना। तो स्पाइरल या सर्पिला आकार का जो होता है इस प्रकार से बैक्टीरिया, सर्पिला आकार बैक्टीरिया, सर्पिलाकार सांप की तरह सर्पिलाकार जो बैक्टीरिया इसको बोलते हैं स्पाइरल टाइप के जो बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, सर्पिला आकार के जो बैक्टीरियाज हैं जो कॉइल की तरह रहते हैं अर्थात इस प्रकार मुड़ी हुई आकृति के अंदर क्या ये पाए जाते हैं। 4 नंबर जो आपका आकार के आधार पर बैक्टीरिया है वो है कोमा के आकार का। कुछ इस प्रकार के बैक्टीरियाज भी हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार के बैक्टीरियाज भी हैं। इस प्रकार से कोमास टाइप के जो बैक्टीरिया हैं अर्थात कोमाकार का बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं वीवरियो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है वीवरियो, ठीक है ना। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई क्या, कंप्लीट है क्या। तो ये जो आपका कोमा आकार का बैक्टीरिया है वीवरियो, ये ज़्यादातर पानी के अंदर मौजूद भी होते हैं। ये कोमा आकार के बैक्टीरियाज हैं। जो आपको एक रोग होता है टीबी, क्षय रोग जिसको आप बोलते हैं, उसके अंदर भी ये बहुत प्रकार से जिम्मेदार रहता है ना। तो कोमा आकार का बैक्टीरिया वीवरियो, ये अपन को ध्यान में रखना है। तो अपने कितने प्रकार से पढ़ा, मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान से समझना, नोट करते चले जाना, समझ लेना कंप्लीटली बात अपनी, ठीक है ना। तो गोलाकार प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं अर्थात कोकस, छड़ाकार आकृति के जो बैक्टीरिया हैं अर्थात बेसिलस, और सर्पिलाकार जो आकृति के बैक्टीरिया हैं जो एक कॉइल की तरह पाए जाते हैं अर्थात एक सांप की तरह आकृति के स्पाइरल। और चौथा जो आपका है वो है कोमाकार बैक्टीरिया, कोमाकार अर्थात वीवरियो। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई है क्या, कंप्लीट है क्या, बिल्कुल कंप्लीट है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक होगी अपनी बात नॉर्मल, ठीक है, कि नेचर ऑफ फूड अपने बैक्टीरिया का पढ़ा कि जीवाणु है वो अपना भोजन किस प्रकार से करते हैं और इनका क्या क्या मतलब होता है, इनका आशय क्या है, इनका अर्थ क्या है। इसके बाद में आकार के आधार पर, शेप के बेसिस पर अपने बैक्टीरिया को क्लासिफाइड किया। तो क्लासिफिकेशन करते समय अपने क्या देखा कि 4 प्रकार के बैक्टीरिया मौजूद हैं। कुछ आकृति में गोल होते हैं, कुछ आकृति में छड़ाकार आकृति के होते हैं, कुछ आकृति में एक कॉइल की तरह एक सर्पिलाकार आकृति में होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कोमाकार आकृति के होते हैं अर्थात विवरियो टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई है क्या, यहाँ तक बात समझ में आई है क्या, कंप्लीट है क्या यहाँ तक। चलो अब अपने चलते हैं आगे अपने अब पढ़ते हैं बैक्टीरिया की संरचना। कोई भी एक बैक्टीरिया उठा लो। अब बैक्टीरिया की अगर बात करें तो मानव शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। कुछ तो पैरासाइट हैं, जैसे मैंने बताया कि रोग अपने को उत्पन्न करते हैं, पानी के अंदर मौजूद है ना। पानी के अंदर कोई जीवाणु मौजूद है जैसे कि साल्मोनेला टाइफाइड का जो महत्वपूर्ण बैक्टीरिया है। टाइफाइड के रोग के बारे में सुना है। तो टाइफाइड का जो कारक है, टाइफाइड हो क्यों रहा है, तो एक जीवाणु जनित रोग है, एक बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी नाम का जो बैक्टीरिया, ठीक है ना, वो क्या कर दे रहा है, वो अपनी बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहा है, लेकिन किस माध्यम से कर रहा है, वो पानी के माध्यम से। ज़्यादातर जो टाइफाइड है वो पानी के माध्यम से ही होता है, अर्थात जब अपने दूषित है ना जल ग्रहण कर लेते हैं तो उसके अंदर ये बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो अपने ऑर्गन्स को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, जैसे लीवर पर इफेक्ट डालते हैं ज़्यादातर। कंप्लीट मेरी बात हुई यहाँ तक। ये होगी आपकी यहाँ तक कुछ जनरल इसकी बातें। अब बात करते हैं इसके आकार की। आकार अपने पढ़ लिया, लेकिन संरचना की बात कर लेते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। जैसे अपनी एक स्मॉल इंटेस्टाइन, भोजन के पाचन के अंदर जब अपने मानव शरीर के तंत्र पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे विद्यार्थियों, उस समय मैं आपको पाचन तंत्र बड़े ही विस्तार पूर्वक और बड़े ही प्यारे ढंग से करवाने वाला हूँ।
पाचन तंत्र के अंदर एक अपने आहार नाल का एक भाग पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत। तो छोटी आंत के अंदर भी एक बैक्टीरिया पाया जाता है, अपनी आंतों के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो लाभदायक है, नुकसानदायक बिल्कुल भी नहीं है। ई कोलाई बैक्टीरिया आपने सुना होगा। चलो संरचना पढ़ते हैं, देख लेते हैं बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या क्या बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है। सबसे पहले बात करते हैं संरचना की, स्ट्रक्चर। संरचना की बात करते हैं विद्यार्थियों, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। ध्यान देना, स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार थोड़ा सा इसके अंदर जनरली किस प्रकार से बैक्टीरिया आपका पाया जाता है, मौजूद होता है। कुछ इस टाइप से आकृति आपके जनरल जो बैक्टीरिया की वो पाई जाती है। ध्यान दे लेते हैं। अब इसके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, इसके अंग क्या क्या हैं, अपने वो एक बार इसके अंदर बनाना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये इसके अंदर एक डीएनए पाया जाता है, आनुवंशिकी पदार्थ डीएनए इसके अंदर मौजूद होता है। कुछ इस टाइप का डीएनए रहता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो जाहिर सी बात है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है इसके अंदर, यानी कि आनुवंशिकी पदार्थ है। और यही आनुवंशिकी जो इसका मटेरियल जेनेटिक मटेरियल है, यही आगे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करता है ना। रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर कैसा है वो अपने नेक्स्ट अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले संरचना का एक एक अंग आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। और इसके अंदर क्या पाया था ये देख लीजिए, प्लाज्मिड टाइप की एक चीज़ पाई जाती है, यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। कुछ वैक्यूल्स पाए जाते हैं इस टाइप से। राइबोसोम इसके अंदर मौजूद होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ राइबोसोम इसके अंदर मौजूद होता है भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और बता दूं, ठीक है। यहाँ तक इसकी स्ट्रक्चर हो गई जनरली। अब बात करते हैं ये वाली जो लेयर है इसके अंदर, बाहर की जो लेयर है इस वाली लेयर को बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। ध्यान देना, 2 नंबर जो इसकी लेयर है ये जो होती है आपकी वो होती है सेल वॉल का मीन्स क्या हो गया, कोशिका भित्ति। तो सिंपल सी बात है इसके अंदर कोशिका भित्ति तो मौजूद होगी, ठीक है। कोशिका चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ भी अपने इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोशिका भित्ति इसके अंदर मौजूद है, सेल वॉल मौजूद है। तीसरी लेयर इसके अंदर पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का मतलब क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली यह कैप्सूल, इसका कार्य क्या होता है, ये बैक्टीरिया के बाहरी संरचना के अंदर क्या करता है, एक लचीली संरचना होती है, एक लचीली परत होती है जीवाणु के, जो क्या करती है, आघात होने से बैक्टीरिया को बचाती है, अर्थात प्रोटेक्शन का काम कर रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ मैंने बताया कुछ ये पिल्स पाए जाते हैं इसके, जिसको चलाने में सहायक हैं पिल्स, ठीक है ना। ये अपन को ध्यान में रखने पिल्स, तो आप इसको लिख सकते हो पिल, ठीक है। ये जो आपकी एक पूंछ प्रकार की आकृति आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार से, है ना, ये क्या होता है जिसका, ये होता है फ्लैजिला। कुछ बैक्टीरियाज में फ्लैजिला मौजूद होते हैं, फ्लैजिला क्या करता है ध्यान देना, बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला क्या करता है, ये एक पैरों का काम कर रहा है इसका, बैक्टीरिया को चलाने में सहायक है। चल अचल प्रकार की जो गतियां अर्थात चलाने के अंदर इसको सहायक है, इसको मूव करता आगे। कंप्लीट है कि यहाँ तक बात। तो ये फ्लैजिलाज इसके अंदर क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ अपन बात करें ये वाली जो चीज़ है ये डीएनए है, लेकिन इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है, अर्थात डीएनए, न्यूक्लियोइड डीएनए का मीन्स क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, अर्थात एक लेयर का डीएनए इसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड है। इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर केंद्रक मौजूद नहीं होता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को ध्यान में रखकर एक बात मैं आपको और बता देता हूँ। अपने पढ़ा था क्या, अपने कोशिका के आधार पर जीवों को बांटा था। एक तो अपने पढ़ा था एक कोशिकीय जीव हो सकते हैं या हो सकते हैं बहुकोशिकीय, अर्थात मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर के अंदर अपने क्या पढ़ा था, एक कोशिकीय जीवों के अंदर जो विटिकर थे, आर.एच. विटिकर ने जो अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 5 जगत का वर्गीकरण दिया था, उसके अंदर पहले 2 जगतों को रखा था। एक तो क्या था, मोनेरा था, और एक प्रोटिस्टा। अपने जो पढ़ रहे हैं वो मोनेरा जगत पढ़ रहे हैं, और मोनेरा का जो जीव है जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, एक तो बात पता चल गई कि बैक्टीरिया है वो क्या है, सिंगल सेल से बना हुआ है, अर्थात एक कोशिकीय जीव है। लेकिन एक कोशिकीय जीव भी कैसा है, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार से हो सकते हैं जीव, या तो क्या हो सकते हैं
या तो क्या हो सकते हैं, यूकैरियोटिक हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया, जिनके अंदर केंद्रक मौजूद नहीं होता, अर्थात न्यूक्लियस विहीन, केंद्रक विहीन जो आपके बैक्टीरियाज हैं, केंद्रक विहीन जो जंतु हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ इसके अंदर मैंने केंद्रक के बारे में नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये बताया कि न्यूक्लियोइड इसके अंदर मौजूद है जो डीएनए टाइप का है, अर्थात डीएनए मौजूद है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आपके सामने कुछ इस प्रकार से दागेनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। लेकिन केंद्रक नहीं पाया जाता, अर्थात केंद्रक विहीन है, केंद्रक विहीन है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर केंद्रक विहीन है, ये केंद्रक नहीं पाया जाता, इसीलिए बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोटिक जीव है। ध्यान कर लेना, फिर से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है। प्रोकैरियोटिक प्रकार का जीव है, प्रोकैरियोटिक प्रकार का जीव है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर क्या है, केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक मौजूद नहीं होता। ये अपन को ध्यान में यहां पर रखनी है बात। कंप्लीट है, केंद्रक विहीन है। यहां तक बात समझ में आई है क्या, कंप्लीट है। ये बैक्टीरिया की जनरल आपके सामने स्ट्रक्चर है। ये जो पार्ट इसका पाया जाता है इसके अंदर, ये प्लाज्मिड है इसका। अब ये क्या करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक एक अपने शब्द के बारे में आगे पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक, ध्यान अपन को देना है। चलो देखते हैं सारी की सारी बातें। सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर क्या है, इसकी संरचना के आधार पर इसकी बाहरी परत को देखो, इसकी मॉर्फोलॉजी को देखो, इसकी आकारिकी देखो। सबसे पहले इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं और बाद में इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, अर्थात इसके आंतरिक ऑर्गन्स, इसके आंतरिक भाग। मॉर्फोलॉजी इसकी क्या कह रही है, इसकी बाहरी शेप क्या कह रही है कि सबसे पहले इसके अंदर क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति, अर्थात सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। नंबर दो बात क्या है इसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली इसके अंदर मौजूद है। तीसरी इसके अंदर कैप्सूल मौजूद है, कैप्सूल, ठीक है ना, कैप्सूल इसके अंदर क्या है, मौजूद है। ये तीन तो होगी इसके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर। और इसके अंदर क्या पाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फ्लैजिला पाए जाते हैं, कुछ इस टाइप से पिल्स पाए जाते हैं। आगे पिल्स, ये पिल्स क्या करते हैं, इसको चलाने में सहायक हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से दागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, पिल्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी अपने मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर ली, अब इसकी एनाटॉमी के बारे में बात कर लेते हैं। इसके आंतरिक अंग, आंतरिक अंगों के अंदर मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई, इसके अंदर पाए जाते हैं राइबोसोम। ये रहे राइबोसोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम इसके अंदर पाया जाता है। नंबर दो, एक और इसके अंदर अंग मौजूद होता है, मीजोसोम। मीजोसोम भी कहा जाता है, मीजोसोम भी इसको कहा जाता है। मीजोसोम क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैक्टीरिया के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जैसे कि श्वसन, सबसे इंपॉर्टेंट श्वसन, यानी कि बैक्टीरिया जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर रहा है, श्वसन की प्रक्रिया कर रहा है, वो किसके माध्यम से हो रही है, वो हो रही है जी मीजोसोम के। मानव शरीर के अंदर श्वसन किस प्रकार से होता है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मानव शरीर के अंदर जो श्वसन है, रेस्पिरेशन, अपने पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, श्वसन तंत्र में। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मानव शरीर के अंदर जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर कौन कौन से अंग सहायक हैं, तो आप कहते हैं सर लंग्स हैं, फेफड़े हैं, फेफड़ों में पाई जाने वाली वायु कूपिकाएं एल्वोलाइज हैं, ठीक है, यही तो चीज है। और अपना नाक है, नासिका छिद्र के द्वारा अपने इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, अंतः श्वसन करते हैं, बाह्य श्वसन करते हैं। वैसे ही बैक्टीरिया के अंदर जो सांस की प्रक्रिया है कि सांस अंदर लेना सांस छोड़ना ना, सांस की जो प्रोसेस है, श्वसन की जो प्रक्रिया है, वो कौन करता है इसके अंदर, वो करता है मीजोसोम इसके अंदर पाया जाता है। श्वसन की प्रक्रिया और अन्य जो जितनी भी क्रियाएं हैं, ठीक है, उन सभी क्रियाओं को एक्टिव करता है मीजोसोम। सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मीजोसोम के बारे में बता दिया। अब अपन बात करते हैं आगे। भैया मैंने क्या बताया इसके अंदर, मैंने बताया इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने कि इसके अंदर क्या पाया जाता है भैया, डीएनए पाया जाता है। लेकिन डीएनए करता क्या है, इसके अंदर डीएनए क्या करता है, डीएनए क्या कर रहा है इसके अंदर, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड अर्थात अनुवंशिकी पदार्थ है,
यानी कि जेनेटिक मटेरियल है इसका, यानी कि रिप्रोडक्शन करने के अंदर सहायक है। प्रजनन की प्रक्रिया, एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया कैसे बनेगा ना, वो सारी जो प्रक्रिया करता है। ध्यान देना, मैंने क्या बताया फिर से सुन लीजिए। मैंने बताया इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान देना कि जो आनुवंशिकी पदार्थ है डीएनए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसके अंदर डीएनए। प्रश्न पूछते कि डीएनए तो पाया जाता है, लेकिन कौन सा डीएनए? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है भाई। सबसे पहली बात, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, डीएनए मौजूद है, और इस डीएनए को, इस धागेनुमा संरचना को ही क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। यानी कि न्यूक्लियस तो मौजूद नहीं है, प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका है, एक सिंगल सेल है। ठीक है, बस सिंगल सेल है, यूं करके घूम रही है, बस इसके अंदर एक डीएनए है और एक प्लाज्मिड है, मेसोसोम है, राइबोसोम है, बस इतने से इसके अंग फ्लैजिला पाए जा रहे हैं, और ये पूरा एक बैक्टीरिया बना दे जा रहा है। कंप्लीट हुई यहां तक बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहां तक बात होगी। प्लाज्मिड क्या कर रहा है इसके अंदर? प्लाज्मिड के बारे में बताया जो आपने कि ये जो इसके अंदर द्रव एक मौजूद है, ऐसा करके पानी सा नजर आ रहा है आपको बैक्टीरिया के अंदर। प्लाज्मिड जो है इसकी खुली संरचना के अंदर जो घूम रहा है प्लाज्मिड, ये क्या कर रहा है? तो प्लाज्मिड के बारे में बात बताते हैं। मैंने क्या बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर भी बैक्टीरिया बड़ा ही उपयोगी है। ठीक है ना, बैक्टीरिया को बड़े ही अच्छे प्रकार से यूज किया जाता है औद्योगिक क्षेत्र के अंदर। अब भैया औद्योगिक क्षेत्र के अंदर बैक्टीरिया का यूज किया जा रहा है, लेकिन इसका कौन सा अंग, इसका कौन सा भाग है बैक्टीरिया का जो लाभदायक है, जो अपने इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर सहायक है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जिसका अति उपयोग हो रहा है। ठीक है ना, तो ध्यान दे लेना, प्लाज्मिड ही वो भाग है, प्लाज्मिड ही बैक्टीरिया का वो भाग है जो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, लिख लेना भाई, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर क्या कर रहा है? इसकी सहायता प्रदान कर रहा है। औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जिसका प्रयोग किया जाता है वो प्लाज्मिड ही इसका भाग है बैक्टीरिया का। सर औद्योगिक क्षेत्र के अंदर कैसे कैसे? ठीक है, जैसे मैंने क्या बताया था कि बैक्टीरिया क्या करता है? मीथेन गैस का निर्माण भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेन बनाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मिथेनोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड से CH4 बना दे जा रहा है, मीथेन बना दे जा रहा है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर इसका सबसे बड़ा यूज हो गया। नाइट्रोजनीकरण करते हैं ये, नाइट्रोजनीकरण करते हैं। नाइट्रोजनीकरण का मतलब क्या हो गया? पौधों को, पेड़ पौधों को मिट्टी से नाइट्रोजन पहुंचाते हैं, नाइट्रोजनीकरण कर रहे हैं। जैसे कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, नाइट्रोजनीकरण का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहां तक मेरी बात समझ में आई है क्या? एक बैक्टीरिया ऐसा भी होता है भाई, एक बैक्टीरिया अमोनिया गैस भी बनाता है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि अमोनियाकरण के अंदर भी उपयोग है। ठीक है ना, अमोनियाकरण के अंदर भी उपयोग है। ठीक है ना, अमोनियाकरण यानी कि अमोनिया बना दिया जा रहा है। अमोनिया कैसे बना दिया जा रहा है? किससे बना रहा है? अमीनो अम्ल से, अमीनो एसिड से क्या बना रहा है? अमोनिया बना रहा है। ठीक है, चलो इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको और बता देता हूँ। ये सारी बातें नोट कर ली। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर कैसे काम में आ रहा है? ठीक है ना, चमड़ा उद्योग के अंदर भी बड़ा काम है बैक्टीरिया का। दूध का पाश्चुरीकरण करने में, ठीक है ना, पाश्चुरेशन की जो प्रोसेस होती है दूध का, है ना, पाश्चुरीकरण करने में, है ना, दूध से पनीर बनाने में, ठीक है, दूध से दही बनाने में, तो ये सारे के सारे औद्योगिक क्षेत्र के अंदर ही तो काम में लिए जा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। लैक्टोबैसिलस जैसे दूध का अपने पढ़ा था, दही का पढ़ा था जैसे अपने बैक्टीरिया। अब बात करते हैं, मैंने क्या क्या बता दिया? नाइट्रोजनीकरण करने के अंदर सहायक है, यानी कि नाइट्रोजन पहुंचा रहा है। नंबर 2 बात मैंने और क्या बताया अभी? और मैंने बताया CH4 बनाए दिया जा रहा है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना रहा है? CH4 बना रहा है, मिथेनोजेनिक जो बैक्टीरियाज है। ठीक है, और मैंने बताया अमोनिया, अमोनिया भाई, अमोनिया सबसे इंपॉर्टेंट, NH3। ठीक है ना, अमोनिया गैस को बनाए दिया जा रहा है, किससे बना रहा है? अमीनो अम्ल से, अमीनो एसिड से क्या बना रहा है? ये अमोनिया बना रहा है, NH3 बना रहा है। और ये जो काम करता है उस बैक्टीरिया का नाम पूछा जाता है बेसिलस, बेसिलस बुल्गेरिस। लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, बेसिलस बुल्गेरिस। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया आपको विद्यार्थियों कि अमीनो अम्ल से, अब अमीनो अम्ल क्या है भाई? अपने जो भोजन करते हैं, सबसे मैं आपको पोषण की प्रक्रिया बता देता हूँ मानव शरीर की। हालांकि मानव शरीर में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे अपने पोषण चैप्टर को अलग से। भाई मानव शरीर के अंदर आप जितने भी प्रकार के भोजन
ग्रहण कर रहे हैं रासायनिक रूप से, कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, वसा खा रहे हैं, विटामिन खा रहे हैं, जल ग्रहण कर रहे हैं, खनिज लवण ग्रहण कर रहे हैं, उसके अंदर जो प्रोटीन खा रहे हो आप भोजन के अंदर, जैसे दालों के अंदर, अनाज के अंदर अपने क्या पाया जाता है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन जो आप खा रहे हो, प्रोटीन जो आप खा रहे हो, वो प्रोटीन आपके शरीर में पाचन की प्रक्रिया के दौरान किस रूप के अंदर, किस फॉर्म में आपके अंदर पचित हो रहा है। फिर से समझो, प्रोटीन जो है, प्रोटीन पाचन होने के पश्चात, प्रोटीन का जब मानव शरीर के अंदर पाचन हो जाता है, इसका डाइजेशन हो जाता है संपूर्ण रूप से, तो अपने शरीर को क्या बना के देता है, वो अमीनो एसिड ही बना के देता है। यानी कि प्रोटीन है वो पाचन के दौरान अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। वही अमीनो अम्ल, उसी अमीनो अम्ल से अमोनिया गैस तैयार कर देता है बैसिलस बुल्गेरिस। बैसिलस बुल्गेरिस टाइप का जो बैक्टीरिया है, उसी अमीनो एसिड से क्या तैयार करता है, ये अमोनिया तैयार करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर। भाई यहां तक बात समझ में आने लग रही है क्या, ये बताओ पहले, ठीक है ना, कंप्लीट है ना भाई, ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आई आपको बड़े ही अच्छे ढंग से, ठीक है। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया और आपने अच्छे से समझा इसको बड़े ही प्यारे ढंग से, ठीक है ना। फिर से देखिए आगे मैंने क्या बताया इसके अंदर, देखो भाई अब बात करते हैं इसके अंदर। आपने कहा सर राइबोसोम भी तो पाया जा रहा है, मीजोसोम बता दिया, ठीक है, डीएनए बता दिया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो इसके अंदर मौजूद है। अनुवंशिकी पदार्थ जो है इसके अंदर, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न कि उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, क्योंकि केंद्रक तो पाया ही नहीं जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, इसी वजह से तो प्रोकैरियोटिक टाइप का जीव है। फ्लैजिला का काम बता दिया, पिल्स बता दिए, कैप्सूल्स बता दिया, कोशिका भित्ति। हाँ एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पूछ लेते हैं, जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है, भी लिख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, काइटिन की बनी होती है। सेल वॉल जो इसके अंदर मौजूद है, थोड़ा सा मैं यहाँ ब्रीफ के अंदर बता देता हूँ संक्षेप में, कि जो इसके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, जो इसके अंदर कोशिका भित्ति सेल वॉल मौजूद है, वो काइटिन की बनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, काइटिन की बनी होती है। और इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, कोशिका झिल्ली जो इसकी प्लाज्मा झिल्ली है, ये बताया जाता है प्रोटीन की भी बनी होती है और फास्फोलिपिड की भी बनी होती है। लिखना है तो लिख लेना, ठीक है ना, प्रोटीन की और फास्फोलिपिड की। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, ये वाला जो पोर्शन इसकी आंतरिक जो झिल्ली है ये वाली, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है ये वाली, है ना, तो ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन या फास्फोलिपिड की भी बनी होती है। सेल वॉल इंपॉर्टेंट है, काइटिन की बनी होती है, बता दिया। अब बात करते हैं इसका जो डीएनए प्लस जो राइबोसोम है, ये दोनों मिलकर इसके अंदर प्रोटीन भी बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख लेना भी, तभी तो अलग कलर करके मैंने इसको मेंशन कर दिया कि डीएनए और आपका जो राइबोसोम है। देखो राइबोसोम कोशिका के अंदर क्या काम करता है, बेसिकली आपने थोड़ी सी तो बायोलॉजी पढ़ी होगी, और बायोलॉजी के अंदर कोशिका चैप्टर तो सभी ने पढ़ा होता है, साइटोलॉजी का ये वाला चैप्टर। तो आपको क्या कहा जाता है कि प्रोटीन की जो फैक्ट्री है कोशिका के अंदर, राइबोसोम। अब राइबोसोम जो है वो इसके अंदर मिल रहा है, डीएनए के साथ में मिल रहा है। हालांकि होता कैसे है भी, राइबोसोम अकेला ही कोशिका के अंदर प्रोटीन बना दे जा रहा है, अकेला ही राइबोसोम क्या कर रहा है, वो कोशिका के अंदर प्रोटीन बना सकता है, लेकिन डीएनए के साथ में मिलकर प्रोटीन क्यों बना रहा है, इसका मतलब राइबोसोम कमजोर होगा। राइबोसोम कमजोर है तो कौन से टाइप का राइबोसोम है, 70S टाइप का राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम भी दो टाइप के होते हैं, एक तो 80S होता है, एक 70S होता है। इसके अंदर जो राइबोसोम मौजूद होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो 70S टाइप का राइबोसोम इसके अंदर मौजूद होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, ठीक है। इसीलिए ये राइबोसोम है वो डीएनए के साथ में मिलकर क्या बना दे जा रहा है, प्रोटीन बना दे जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां तक मेरी बात समझ में आई क्या। अब बात करते हैं कि सर जी ये जो है बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है, प्रजनन की प्रक्रिया बताइए, प्रजनन कैसे करता है बैक्टीरिया, ठीक है ना। यहां तक नोट कर लिया, मैं इसको साफ कर दे जा रहा हूं, ध्यान देना आगे। भैया इसने क्या पूछा, इसने ये पूछा कि बेसिकली आप रिप्रोडक्शन करते हो, कोई भी जीव है, कोई भी प्राणी है, कोई एनिमल है, प्लांट है, पादप है, वो रिप्रोडक्शन दो ही प्रकार से करते हैं। बेसिकली मूलभूत रूप से दो ही प्रकार से करते हैं, या तो वो लैंगिक जनन करते हैं या वो अलैंगिक जनन करते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके अंदर कौन से प्रकार का जनन होता है भाई, इसके अंदर जो जनन होता है ध्यान दे लेना, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, द्विविखंडन या द्विविभाजन, द्विविखंडन टाइप का या द्विविभाजन,
द्विविभाजन, इस टाइप का रिप्रोडक्शन है वो बैक्टीरिया करता है। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया, ये क्या करता है, ये बाइनरी फिजन करता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन करता है, अर्थात द्विविखंडन और द्विविभाजन। नाम से पता लग रहा है, द्वि का मतलब दो, विखंडन का मतलब टूट जाना, विखंडन करना। दूसरा नाम क्या है, द्विविभाजन, द्वि का मतलब दो, विभाजन का मतलब तोड़ना। यानी कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया जब प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा एक और जीव के अंदर परिवर्तित होता है, जब ये और जीव के अंदर परिवर्तित होता है तो क्या करता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाइनरी फिजन के द्वारा, अर्थात सेपरेट अपने हिस्से को, अपने शरीर को दो भागों में बराबर बराबर 50-50% बांट लेता है। ठीक है ना, ये चीज़ मैं आगे प्रोटिस्टा के अंदर भी पढ़ाऊंगा, ये प्रोटिस्टा के अंदर भी पढ़ाऊंगा। प्रोटिस्टा अभी इसके बाद में जो नेक्स्ट किंगडम करेंगे प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ेंगे अमीबा के बारे में। तो अमीबा का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होगा वो भी इसी टाइप से होगा। तो द्विविखंडन का मतलब क्या है कि जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना, द्विविखंडन के बाद में ये क्या करता है, ये बेसिकली दो भागों के अंदर क्या कर लेता है, डिफाइन कर लेता है, बाइनरी फिजन करता है, द्विविखंडन या द्विविभाजन हो जाता है इसका। ठीक है ना, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये जो बनते हैं इसकी डॉटर सेल बनती है, पुत्री कोशिकाएं, वो आगे की आगे बात अपने प्रोटिस्टा के अंदर भी करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई है क्या? ठीक है ना, तो ये बाइनरी फिजन जो करता है, ठीक है, द्विविखंडन करता है, ठीक है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है। एक इसके अंदर और भी बात पूछी जाती है, अलैंगिक जनन भी करता है, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिख लेना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये करता है, ठीक है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। परालैंगिक जनन की प्रक्रिया भी ये करता है, परालैंगिक जनन। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा रहा हूँ, ये भी लिखते चले जाना। ठीक है ना, यहाँ तक मेरी बात समझ में आई है क्या? कंप्लीट है क्या? ये वही भी बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसकी इंपॉर्टेंट बातें सारी की सारी, ठीक है ना, ये होगी सारी की सारी इसकी इंपॉर्टेंट बातें बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाया, मैं बिल्कुल इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं बेसिक बायोलॉजी करवा रहा हूँ। ठीक है, बायोलॉजी का मानव तंत्र ने स्टार्ट करके यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जीरो लेवल से, जो बहुत ही कम बच्चे पढ़ते हैं, इस वाले पोर्शन को छोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि समझ में नहीं आता, तो यहाँ आपको समझ में बिल्कुल प्रॉपरली आएगा। एक एक पॉइंट को आप नोट करते चले जाएं, एक एक चीज़ को अच्छे से समझें। ठीक है ना, आशा करता हूँ आपको पक्का समझ में आएगा ना। तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी है। कंप्लीट है क्या यहाँ तक? तो ये बायोलॉजी का जो सेगमेंट है माइक्रोबायोलॉजी का, अब देख लो इसके अंदर मुनेरा कंप्लीट होता है अपना। यहाँ तक बैक्टीरिया के बारे में अपने अच्छे से पढ़ लिया। यहाँ से बैक्टीरिया के बाहर आपका प्रश्न किसी भी परीक्षा में नहीं जाएगा, चाहे आप आरआरबी की परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल की परीक्षा दे रहे हो। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई क्या? चाहे एसएससी की देने लग रहे हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में कल पढ़ेंगे प्रोटिस्टा और फंगी। फंगस मतलब कवक, है ना, फफूंद, समझते हो बात को? तो प्रोटिस्टा और फंगी ये दो जगतें हैं, वो अपने कल वाले लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे सारी की सारी बातें। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको अच्छे से। ठीक है, तो कंप्लीट है यहाँ तक पोर्शन। चलो भी, जय हिंद, जय भारत।